देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स होगा वो यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के मासेस रखे हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दो बॉडी है, एक ए बॉडी है और दूसरी बॉडी यहाँ पे क्या है, हमारी बी है। तो इसको हम यहाँ पे m1 मास मानेंगे और इसका यहाँ पे m2 मास मानेंगे। तो ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m1 एंड m2। तो यहाँ पे m1 m2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला गया था जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस से। तो जो बॉडीज है वहाँ पे दो बॉडीज थी, तो यहाँ पे दो मासेस होंगे हमारे m1 एंड m2। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो यहाँ पे दो बॉडीज पे फोर्स लगेगा वो यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका मतलब जो यहाँ पे दो बॉडीज के जो डिस्टेंस के बीच की दूरी थी हम उसको यहाँ पे क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो इस हिसाब से जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r²। तो जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस r है, अगर हम इसको यहाँ पे डबल कर देते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे डबल करेंगे तो जो हमारा फोर्स है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे हाफ कर देते हैं तो जो हमारे यहाँ पे फोर्स है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है अर्थ और जो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे करते हैं इसका आंसर। तो जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट का लिखेंगे m वो थोड़ा यहाँ पे स्मॉल होगा अपॉन r²। तो जो यहाँ पे r है वो यहाँ पे क्या है, हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पे सारी चीज लिख लेते हैं कि g हमारे यहाँ पे क्या था, f क्या था। f जो हमारे यहाँ पे क्या था वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम यहाँ पे सारे पॉइंट के बारे में लिखेंगे कि वो क्या है। यहाँ पे जी हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या था हमारा यहाँ पे, जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। इसको हम यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या था, कैपिटल लेटर में m था, जो कि हमारा यहाँ पे क्या था, मास ऑफ द अर्थ। जो यहाँ पे अर्थ का मास है वो हमारे यहाँ पे क्या था, कैपिटल m था। यहाँ पे हम लिख देते हैं मास ऑफ अर्थ। और जो हमारे यहाँ पे स्मॉल m था वो हमारे यहाँ पे क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, सिंपल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो हमारे यहाँ पे कैपिटल r है वो हमारे यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। होप आपको ये वाला फॉर्मूला और इसमें जो हमें यहाँ पे चीजें दे रखी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो यहाँ पे हम फ्री फॉल से क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसका मतलब मान लो कि हम यहाँ पे छत पे से कोई बॉल या कोई स्टोन फेंकते हैं नीचे की साइड, तो वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, फ्री फॉल कहलाया जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ की तरफ यहाँ पे आकर्षित होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्री फॉल बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्सेस। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, फ्री फॉल कहलाया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज द सेम फॉर ऑल द बॉडीज एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी।
तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे बॉडी मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमें यहाँ पे किसने बताया था, वो हमें यहाँ पे गैलीलियो गैलीली ने बताया था। इन्होंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए थे, एक यहाँ पे इन्होंने स्टोन लिया था और दूसरा यहाँ पे क्या लिया था, फेदर लिया था। और इन्होंने यहाँ पे बोला था जो फेदर है वो यहाँ पे नीचे इसलिए देर से आता है, जो यहाँ पे फेदर का एरिया है वो यहाँ पे बड़ा है स्टोन से, जिसकी वजह से फेदर पे जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लगता है। अगर जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वहाँ पे दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सेम टाइम पे ट्रेवल करेंगे और नीचे एक साथ आएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट आगे जाके यहाँ पे रॉबर्ट बॉयल ने किया था, और मैं इनका यहाँ पे नाम लिखना चाहूंगा। इनका नाम यहाँ पे क्या था, रॉबर्ट बॉयल ने। इन्होंने यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट किया था, वैक्यूम में यहाँ पे हवा नहीं होती, और इन्होंने यहाँ पे एक फेदर लिया और एक यहाँ पे स्टोन लिया और दोनों को एक साथ नीचे गिरा। तो दोनों यहाँ पे नीचे एक साथ गिरे, इसका मतलब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से हमें इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ग्रेविटी में एक्सेलरेशन लगता है वो यहाँ पे क्या लगता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं इसके आंसर की तरफ। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम यहाँ पे ऊंचाई से नीचे पे गिरा रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि जो हमारा अर्थ है उसमें यहाँ पे क्या होती है, ग्रेविटी होती है। तो वो ग्रेविटी यहाँ पे क्या करेगी, एक तरह से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तो वो ऑब्जेक्ट वहां पे क्या होगा, एक तरह से फ्री फॉल हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया। और जो भी यहाँ पे फ्री फॉल बॉडी होती है उसका एक्सेलरेशन जो हमेशा होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 9.8 है वो यहाँ पे एरिया के हिसाब से वेरी कर सकता है। उस हिसाब से हमने जो एवरेज निकाला है वो हमारा यहाँ पे क्या निकला था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब बॉडी यहाँ पे ऊपर से नीचे आएगी तो वो यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे पॉजिटिव में। सेम अगर यहाँ पे कोई बॉडी है उसको हम यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो यहाँ पे क्या लगेगा, नेगेटिव साइन में लगेगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, और जो एक्सेलरेशन लगेगा वो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा नेगेटिव लगेगा। तो वहां पे हम लेंगे नेगेटिव का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और उसको हम यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, उस समय जो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा वो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा। सेम अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो उस समय यहाँ पे क्या लगेगा, रिटार्डेशन लगेगा, और एक्सेलरेशन जो हमारा लगेगा वो लगेगा माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है, किसका, मास का और यहाँ पे वेट का। तो देखते हैं यहाँ पे इनके डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मास की बात कर लेते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इट। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता करने के लिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए उसके अंदर यहाँ पे कितने मैटर हैं या पार्टिकल्स हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेट की। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को डिफाइन कैसे कर पाते हैं, तो वो यहाँ पे कितनी ताकत से अर्थ की ग्रेविटी की तरफ खिंचा रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पे उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मास के एसआई यूनिट की। तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट ऑफ मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, केजी होता है, मतलब किलोग्राम होता है। और जो यहाँ पे वेट का एसआई यूनिट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन होता है। क्योंकि जो हमें यहाँ पे ग्रेविटी की खोज करी थी वो यहाँ पे किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी। तो इसलिए जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, न्यूटन होती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब हम उसको यहाँ पे कहीं भी ले जाए तो उसका जो मास होगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा।
तो यहाँ पे हम इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता है, वो यहाँ पे ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। तो जो यहाँ पे मास है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट में ऐसा नहीं होता, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपने देखा होगा जो यहाँ पे इंटरप्लेनेटरी स्पेस होते हैं, हम नॉर्मल स्पेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो उस समय जो वेट है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्योंकि जो वेट है वो यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो जो हमारा वेट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर यहाँ पे कोई अर्थ में ऑब्जेक्ट का वजन अगर वहाँ पे 1 किलोग्राम है तो उसका जो मून पे ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, उसका 1/6 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा है, द मास एंड रेडियस ऑफ मून आर लेस देन दैट ऑफ द अर्थ due to which the moon exerts a lesser gravitational force on object which is 1/6 of that exerted by the earth। तो यहाँ पे बोला गया जो मून का रेडियस होता है और मास होता है वो अर्थ के मुकाबले क्या होता है, काफी कम होता है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मून पे वो काफी कम लगता है। तो वो यहाँ पे कितना लगता है, अर्थ के मुकाबले 1/6 पार्ट पे लगता है। तो जो यहाँ पे मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो यहाँ पे क्या लगता है, 1/6 लगता है अर्थ के मुकाबले, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो यहाँ पे कितना हो जाता है, वहाँ पे 1/6 हो जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो यहाँ पे ग्रेविटी पे काम करता है, इसलिए मून पे ग्रेविटी जो है वहाँ पे कितनी है, 1/6 है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो भी वहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो होप आपको इसका आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे बताना है जो स्कूल बैग के स्ट्रैप है अगर वो यहाँ पे काफी पतले हैं और स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें हमें यहाँ पे होल्ड करने में काफी कठिनाई होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा है, व्हेन अ स्कूल बैग हैज अ स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन स्ट्रिंग देन बिकॉज ऑफ दिस थिन स्ट्रिंग द वेट ऑफ ए स्कूल बैग विल फॉल ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे होता क्या है, थिन स्ट्रैप की वजह से जो यहाँ पे एरिया जो कवर कर रहा है वो यहाँ पे काफी कम कर रहा है, और जितना कम एरिया कवर करेगा उतना ज्यादा वहां पे फोर्स एक्सर्ट होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था जो यहाँ पे क्या था, फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर एरिया यहाँ पे बढ़ता है तो फोर्स यहाँ पे घटेगा। अगर जो स्ट्रैप है अगर ये काफी बड़े होते तो जो यहाँ पे फोर्स है वो यहाँ पे काफी कम लगता, बट जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है जो स्ट्रैप है वो यहाँ पे क्या है, काफी पतले हैं, तो पतले होने की वजह से जो इसका एरिया है वो यहाँ पे काफी कम लग रहा है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो यहाँ पे बढ़ रहा है और हमें उसको होल्ड करने में काफी परेशानी हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, दिस विल प्रोड्यूस अ लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड, द लार्ज प्रेशर मेक्स इट वेरी पेनफुल टू कैरी द हैवी स्कूल बैग। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। तो अगर यहाँ पे फोर्स भी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एरिया यहाँ पे कम होने की वजह से फोर्स बढ़ गया था, तो फोर्स बढ़ने की वजह से जो यहाँ पे शोल्डर पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें यहाँ पे काफी प्रॉब्लम होगी उसको कैरी करने में। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूएंसी। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हम ब्यूएंसी से क्या समझते हैं और हम इसको यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा है, whenever an object is immersed in a liquid fully or partially it experiences an upward force, the upward force is called buoyant force और upthrust। तो जो यहाँ पे upward force लगता है उसी को यहाँ पे buoyant force बोला गया है, या हम उसको upthrust बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं तो हमें यहाँ पे एक बकेट लेना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एक बकेट ले रखा है, और इसमें हमने यहाँ पे एक मग्गा डाल रखा है। ये हमारा यहाँ पे क्या है,
हमने मग ले रखा है और इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे इसको पुश करते हैं तो इसका जो यहाँ पे ब्यूएंट फोर्स लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बाल्टी में पानी भर रखा है और अगर हम उसके ऊपर मग्गा डाल के उसको नीचे के साइड पुश करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो वहाँ पे फोर्स लगता है वो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है और उसी अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्यूएंट फोर्स बोला गया है, या उसको यहाँ पे अपथ्रस्ट बोल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसके सेकंड पॉइंट में, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड ब्यूएंसी। इवन द गैसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्यूएंसी। तो यहाँ पे लिक्विड के पास ऐसी टेंडेंसी होती है, अगर वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो वो उसको वहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्यूएंसी बोला गया है। तो यहाँ पे लिक्विड एंड गैसेस दोनों में ही ब्यूएंसी फोर्स लगता है। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो वो वहाँ पे दो काम कर सकती है, एक तो वो वहाँ पे ऊपर तैरेगी या तो वो डूब जाएगी। तो वो ऐसा क्यों होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं इसके आंसर में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन वाटर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में रखा हो तो यहाँ पे दो फोर्स उस पर काम करते हैं। तो वो दो फोर्स कौन से वो हम देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला फोर्स क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट है वो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जो हमारा यहाँ पे सेकंड फोर्स है वो हमारा यहाँ पे क्या है, ब्यूएंट फोर्स है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में बताया था कि ये हमारे यहाँ पे बकेट है और हमने यहाँ पे पानी ले रखा है बकेट में और हम जो यहाँ पे मग को नीचे की साइड पुश करेंगे तो नीचे की साइड पुश करने पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्यूएंट फोर्स बोला गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करेगा। तो देखते हैं इसके यहाँ पे ए पार्ट में, इफ द ब्यूएंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन वाटर। तो इसका मतलब जो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा यहाँ पे पानी है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे एक नाव मान लो, या हम इसको यहाँ पे बोट भी बोल सकते हैं, दोनों यहाँ पे एक ही चीज है। तो जो ये बोट है वो पानी के ऊपर तभी फ्लोट कर पाएगी जब जो इसका जो वेट होगा, इसका जो यहाँ पे वेट होगा और जो यहाँ पे इसका ब्यूएंट फोर्स होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो यहाँ पे ब्यूएंट फोर्स और जो इसका वेट होगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जब फ्लोट करेगा। या जो इसका यहाँ पे ब्यूएंट फोर्स है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और इसका जो वेट है वो यहाँ पे कम होना चाहिए जब जाके ये फ्लोट करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके बी पार्ट की, इफ द ब्यूएंट फोर्स और अपथ्रस्ट exerted by water is less than the weight of the object will sink। तो इसका अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे पानी पे जो ब्यूएंट फोर्स लग रहा है वो अगर यहाँ पे कम हो गया और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे सिंक कर जाएगा, मतलब वो यहाँ पे डूब जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ब्यूएंट फोर्स क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होना चाहिए जब भी वो वहाँ पे फ्लोट कर पाएगा। तो होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि कब वो वहाँ पे फ्लोट करेगा और कब वो वहाँ पे फ्लोट नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, यू फाइंड आउट योर मास टू बी 42 किलोग्राम ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे वेइंग मशीन पे अपना वजन करते हैं तो जो हमारा वेट दिखाता है वो यहाँ पे कितना दिखाता है, 42 किलोग्राम दिखाता है। इसका मतलब जो हमारा वेट है या मास है वो 40 किलोग्राम से ज्यादा होगा या कम होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। एक्चुअली में क्या होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा है, इवन गैसेस लाइक एयर exerts an upward force और buoyant force on the objects placed in them। तो अब तक जो हमने यहाँ पे buoyant force के बारे में पढ़ा था वो यहाँ पे पानी में ही लगता था। जैसे कि अगर मैं वहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमने वहाँ पे बकेट लिया था और बकेट के अंदर यहाँ पे पानी लिया था और हमने यहाँ पे एक मग लिया, मग को हमने यहाँ पे नीचे पुश किया, जबकि जो फोर्स लग रहा था वो यहाँ पे क्या लग रहा था, नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो ये तो हमारा लिक्विड पे काम करता था, बट जो ब्यूएंसी फोर्स है वो हमारे यहाँ पे किस पे काम करता है, एयर पे भी काम करता है। अब यहाँ पे और क्लैरिफाई हो जाएगा इसको आंसर करने में। तो अब इसको यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, व्हेन वी स्टैंड ऑन अ वेइंग मशीन
देन द एयर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स, जिसको यहाँ पे ब्यूएंट फोर्स और अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, ऑन आवर बॉडी एंड मेक्स अस स्लाइटली लाइटर देन वी एक्चुअली आर। जैसे ही यहाँ पे हम वेइंग मशीन पे अपना वेट करते हैं तो उस समय जो एयर है उसकी वजह से वहाँ पे क्या लगता है, ब्यूएंट फोर्स लगता है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी का मास है वो यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली में कम दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ब्यूएंट फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअली जो हमारा बॉडी मास है वो वहाँ पे कम दिखाता है। जबकि होता क्या है, इफ अ वेइंग मशीन शोज आवर मास टू बी 42 किलोग्राम देन आवर एक्चुअल मास विल बी स्लाइटली मोर देन 42 किलोग्राम। जबकि जो हमारा एक्चुअल मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 42 किलोग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो होप आपको इसका आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन and an iron bar each indicating a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than the other. Can you say which one is heavier and why? तो हमें यहाँ पे कॉटन का बैग दे रखा है और एक हमें यहाँ पे आयरन बार दे रखा है, और दोनों का ही वेइंग मशीन पे जो मास है वो यहाँ पे कितना गिवन है, 100 किलोग्राम गिवन है। तो एक्चुअली में जो रियलिटी की बात की जाए तो इनमें से जो एक का मास है वो यहाँ पे दूसरे के मुकाबले ज्यादा होगा। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों होगा और इनमें से कौन सा हीवियर होगा वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इनके आंसरों में क्या लिखा है। वी नो डेट द डेंसिटी ऑफ अ कॉटन इज मच लेस देन द डेंसिटी ऑफ आयरन। तो हम अगर एक्चुअली रियलिटी की बात करें, जो यहाँ पे कॉटन की डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, काफी कम होगी अगर यहाँ पे हम आयरन की डेंसिटी की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी की फॉर्मूले की बात करूं तो जो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे 100 किलोग्राम कॉटन की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो डेंसिटी है वो यहाँ पे वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन वॉल्यूम होगा। इसका मतलब जो डेंसिटी है अगर वो यहाँ पे बढ़ती है तो वॉल्यूम यहाँ पे घटता है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो जो कॉटन की डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, काफी कम होगी, और आयरन की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आयरन बार का काफी कम है, जिसकी वजह से डेंसिटी उसकी यहाँ पे बढ़ गई, और जो यहाँ पे कॉटन की डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी इसकी यहाँ पे क्या होगी, काफी कम होगी। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। ड्यू टू इट्स बिगर वॉल्यूम 100 किलोग्राम ऑफ कॉटन विल डिस्प्लेस मच मोर वेट ऑफ एयर। ड्यू टू दिस द अपवर्ड फोर्स और ब्यूएंट फोर्स ऑन 100 किलोग्राम ऑफ कॉटन विल बी मच मोर देन ऑन 100 किलोग्राम ऑफ आयरन। तो यहाँ पे होगा क्या, जो कॉटन का बैग है उसका वॉल्यूम यहाँ पे आयरन बार के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो ब्यूएंट फोर्स है, ब्यूएंट फोर्स हमारा एयर पे भी काम करता है और यहाँ पे वाटर पे भी काम करता है, जिसकी वजह से जो ब्यूएंट फोर्स है वो यहाँ पे कॉटन के बैग पे ज्यादा लगेगी आयरन बार के मुकाबले। तो यहाँ पे होगा कि जो कॉटन का बैग है उसका यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से जो अपवर्ड फोर्स है, जो यहाँ पे ब्यूएंट फोर्स है, उस पे ज्यादा लगेगा आयरन बार के मुकाबले। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है। दिस मीन्स दैट ड्यू टू ग्रेटर अपवर्ड ब्यूएंट फोर्स ऑन एयर acting on cotton bag, the weighing machine will show a much lesser mass of cotton. So, in reality, 100 kg of cotton weight in air will be heavier than 100 kg of iron weight in air. तो यहाँ पे buoyant force की वजह से जो कॉटन का बैग है उस पे यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लगेगी आयरन बार के मुकाबले, जिसकी वजह से जो वेइंग मशीन है उस पे जो वेट है वहाँ पे कॉटन बैग का थोड़ा कम दिखाएगा आयरन बार के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर रियलिटी की बात की जाए तो जो यहाँ पे कॉटन का बैग होगा वो यहाँ पे भारी होगा आयरन बार के मुकाबले, क्योंकि जो ब्यूएंट फोर्स है वो यहाँ पे किस पे ज्यादा लग रहा था, वो हमारे यहाँ पे कॉटन बैग पे ज्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से उसका वेट वहाँ पे कम हो जा रहा था। एक्चुअली में देखा जाए तो उसका वेट वहाँ पे ज्यादा होगा। होप आपको इसका आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ।